नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट बिड जो होता है वो जेम के ऊपर किस तरह से पब्लिश किया जाता है। एक्चुअली इससे पहले हमने देखा था व्यू की बिड और कस्टम बिड दोनों की प्रोसेस देखी थी। अब इस वीडियो में हमने ई रिक्शा का जो है पैसेंजर व्हीकल ई रिक्शा, इसका हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट बिड किस तरह से निकालते हैं वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए मेरे सामने अभी एक बायर का आईडी खुला है और इसके अंदर हमने ई रिक्शा पैसेंजर हमने सिलेक्ट किया है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको प्रोडक्ट बिड निकालना है वो कैटेगरी आप सर्च करिए और उस कैटेगरी के ऊपर आपको बेसिकली वो क्लिक करना है। जैसे मैंने ई रिक्शा पैसेंजर के ऊपर क्लिक किया, तो आज की वीडियो में हम ई रिक्शा का प्रोडक्ट बिड जो है वो किस तरह से बनाते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिड टू आरए का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके ऊपर क्लिक नहीं होगा जब भी आप ऐसे लॉगिन करोगे, तो प्लीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक के बाद ही आप जो है बिड बना सकते हो, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट परचेज़ में चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी कंसाइनी है वो सिलेक्ट करना है, किस स्टेट के अंदर है वो सिलेक्ट करके आप जो है कितनी क्वांटिटी का आपको बिड बनाना है वो क्वांटिटी डाल के आपको सर्च करना है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ आपने फ़िल्टर या स्पेसिफ़िकेशन आपने चूज़ किए होंगे, या तो आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशन मिल जाते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि फ़िल्टर सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आपको ई-रिक्शा खरीदनी है तो उसमें 2 फ़िल्टर आपको मिल रहे हैं टाइप ऑफ ई-रिक्शा में, बैटरी ऑपरेटेड मोटर की एक फ़िल्टर है, उसके बाद फुल्ली इलेक्ट्रिक का भी एक आपको मिलता है। तो जो भी है आपका आपका वो फ़िल्टर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी गोल्डन पैरामीटर आपके हैं वो सिलेक्ट करिए। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ मोटर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें जो आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो लोडिंग कैपेसिटी आपको दी है 300 केजी से लेके 380 केजी तक। तो जो भी आपके फ़िल्टर हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है, वो आप कैपेसिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीड दिया है, आउटपुट पावर भी यहाँ पे दिया है, तो आप आपके हिसाब से जो भी आपके गोल्डन पैरामीटर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर टोटल मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इतने सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल गए। तो इसमें आपको चेक कर लीजिए आपको कौन-सा इमेज अच्छा लग रहा है, या आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि नए टैब में उसको ओपन करके उस फ़िल्टर के स्पेसिफ़िकेशन भी देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे नीचे और भी सारे स्पेसिफ़िकेशन दिखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। नीचे क्लेरिफ़िकेशन उसका भी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के जो भी आपको प्रोडक्ट उनमें से कोई अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर क्या करना है, बस एक के ऊपर ऐड टू कार्ट करना है। जैसे मुझे लगता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है मुझे अच्छा लगता है, या तो ये सारे स्पेसिफ़िकेशन हमें जो रिक्वायरमेंट है, वो सारे स्पेसिफ़िकेशन इसके अंदर है। तो इसके ऊपर बस आपको जाके क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। देखो ऐड टू कार्ट के बाद आपको ये पैरामीटर और सारे फ़िल्टर आपको शो करेंगे। देखो ये 3 फ़िल्टर जो है हमने सिलेक्ट किए थे, ये 3 फ़िल्टर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गोल्डन पैरामीटर लगाते समय ये 3 फ़िल्टर जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो आपको प्रोसीड करना है आगे, इसके ऊपर आप क्लिक करके प्रोसीड करिए। तो आगे प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टोटल 3 पैरामीटर आपने सिलेक्ट किए हैं और टोटल 15 गोल्डन पैरामीटर जो है उस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल थे। तो 15 गोल्डन पैरामीटर यहाँ पे अवेलेबल थे, उसमें से सिर्फ हमने क्या किया, 3 फ़िल्टर जो हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक होता है अलो एनी वैल्यूज़। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं बिड को, तो इसमें एक दिक्कत आती है कि आपको सारे जो फ़िल्टर है वो सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें। सारे फ़िल्टर सिलेक्ट हो जाते हैं इन द सेंस, मैंने एक टेंडर नोटिस यहाँ पे साइड में ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखो इसमें क्या हुआ है कि सारे फ़िल्टर आपको वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे फ़िल्टर में देखो बैटरी की जो वारंटी है, वो यहाँ पे 1 साल की भी है, 2 साल की भी, 3, 4, 5, मतलब पाँचों फ़िल्टर यहाँ पे क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। जब भी आप एनी वैल्यू के अंदर क्लिक करते हो तो सारे फ़िल्टर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपका क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाती वहाँ पे। वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कोई बैटरी की 1 साल वारंटी वाला भी वहाँ पे सप्लायर जो है वो टेंडर भर सकता है और 5 साल वारंटी वाला भी भर सकता है।
तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको चाहिए तो थी 5 साल वारंटी की बैटरी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसा आप अलो एनी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1 साल वारंटी वाले भी लोग उसमें घुस जाते हैं, सप्लायर घुस जाते हैं। तो हम हमेशा जो बायर हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे अलो एनी वैल्यूज़ पे कभी क्लिक मत करिए, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी यहाँ पे उसमें कोई भी एक प्रोडक्ट अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करके उसमें पार्टिसिपेट कर देता है। तो उसमें दिक्कत आती है बाद में कि स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो पाते हैं, या जो रिक्वायरमेंट थी बायर की वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये सारी दिक्कत आती है बायर को बाद में। तो कभी भी पहले वाला ऑप्शन मैं तो कहता हूँ सिलेक्ट मत करिए। नीचे के 2 ऑप्शन हैं उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चूज़ द सिलेक्ट प्रोडक्ट वैल्यूज़, मतलब जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसके फ़िल्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे आ जाएँगे। मतलब जो हमने देखो ये वाला प्रोडक्ट जो था, ये हमने स्पेसिफ़िकेशन सारे चेक किए थे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट के फ़िल्टर से स्पेसिफ़िकेशन से पूरी हो रही थी। तो हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट करके आगे प्रोसीड की थी। तो आप अगर आपको ये सारे स्पेसिफ़िकेशन चाहिए अपने टेंडर में, तो आप डायरेक्ट क्या करना है, आपको 2 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, मतलब चूज़ द सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होगा, जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था वो सारे जो है फ़िल्टर उसमें आ जाएँगे। या तो तीसरा ऑप्शन होता है मैन्युअली चूज़ गोल्डन पैरामीटर का, मतलब आप अपने हिसाब से मैन्युअली गोल्डन पैरामीटर फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके अलावा आपको लगता है कि भई मैं एक-एक करके मैन्युअली मैं अपने हिसाब से वो फ़िल्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप 3 नंबर का ऑप्शन चूज़ करिए। उसमें भी क्या दिक्कत आती है कि कुछ-कुछ कैटेगरी के अंदर आपको डबल फ़िल्टर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है आप 2 नंबर वाला जो प्रोडक्ट है, वो चूज़ करें, और वो चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जब आप ऐड टू कार्ट के ऊपर जाते हैं ना, तो प्रोडक्ट को ओपन करके वो सारी उसकी स्पेसिफ़िकेशन देख लीजिए। अगर ये सारे स्पेसिफ़िकेशन आप आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट करके उसको यहाँ पे चूज़ द सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो मैंने 2 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो आप ध्यान से देख लीजिए, देखो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था ये वाला, तो इसके सारे स्पेसिफ़िकेशन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ई-रिक्शा का ऑप्शन है और यहाँ पे फुल्ली इलेक्ट्रिक लिखा है। तो ऊपर जाके आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी फुल्ली इलेक्ट्रिक का फ़िल्टर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। आप नीचे आइए, देखो टाइप ऑफ मोटर का डीसी मोटर का ऑप्शन है, तो ऊपर जाके आप वो भी फ़िल्टर बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं। देखो ये भी फ़िल्टर सिलेक्ट हो गया है। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे फ़िल्टर जो हैं उसमें आ चुके हैं। इसमें ये सारे फ़िल्टर जो हैं, ये सारे फ़िल्टर अभी क्या होगा कि ये जो सारे फ़िल्टर आपको दिख रहे हैं, ये सारे फ़िल्टर लगाने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो प्रोडक्ट सेलर को क्या करना पड़ेगा, अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करना पड़ेगा, और फिर वो सेलर क्या करेगा, उस बिड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। मतलब मान लो कि इसमें से एक फ़िल्टर भी अगर मिसमैच हो जाता है सेलर से, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। जब सप्लायर बिड भरता है, तब ये सारे फ़िल्टर जो हैं वो सारे फ़िल्टर सप्लायर के जो प्रोडक्ट सप्लायर ने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट किया है, उसके अंदर ये सारे फ़िल्टर होने चाहिए। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, सारे फ़िल्टर वगैरह प्रॉपर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये इतने सारे सप्लायर आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि भाई किसके ऊपर क्लिक करना है। इतने सारे आपको यहाँ पे ओईएम दिख रहा है, रीसेलर दिख रहा है, आगे उनके टर्नओवर भी दिख रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी के भी ऊपर क्लिक करो, इससे कोई ख़ास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि क्या होता है कि जो बिडर जो होता है, वो सप्लायर, वो अपने हिसाब से आपको आगे जो है रेट डाल देता है, और इससे क्या होता है ऑफ़र प्राइस वग़ैरह में भी आप आगे जाके एस्टीमेट वैल्यू वग़ैरह चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसकी एस्टीमेट वैल्यू जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो किसी के भी ऊपर जो भी फर्स्ट में आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आगे आप प्रोसीड करिए। तो प्रोसीड करने के बाद ये क्या होगा, ऐड टू कार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऐड टू कार्ट हो गया है ये प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दिख रही है 5, प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे दिख रहा है, तो टोटल वैल्यू जो है उसकी दिख रही है। इस वैल्यू से हमें कोई खास मतलब नहीं है। जो 1,80,000 का प्रोडक्ट दिख रहा है, इस वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू वैसे भी टेंडर नोटिस में शो नहीं होगी, और जो एस्टीमेट वैल्यू होती है उसको भी हम आगे जाके टेंडर पब्लिश करते समय हाइड कर सकते हैं।
तो इस वैल्यू को आप मत देखिए, आपके जो सारे स्पेसिफिकेशन और सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें आपको बस देखनी है। तो ये प्रोडक्ट हो गया ऐड टू कार्ट। अभी क्या होता है कि ऐड टू कार्ट के बाद आपके पास 10 दिन का समय होता है। 10 दिन के अंदर आप कभी भी इसको प्रोसीड टू चेकआउट करके बीड पब्लिश कर सकते हो। बस 10 दिन के अंदर आपको ये आगे प्रोसीड करनी है, अदरवाइज ये ऐड टू कार्ट से चला जाएगा। 10 दिन का उसका समय होता है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इस कार्ड को आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अगर बीड बनानी है आपको तो प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो, हाँ, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट के बाद देखो यहाँ पे बीड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप L1 या डायरेक्ट परचेस करते थे तो सेम ऐसे ही ऑप्शन आता था, बस यहाँ पे डायरेक्ट परचेस का ऑप्शन आता था। जब कंपैरिजन करके जो 5 लाख के नीचे की ऑर्डर का कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते थे विदाउट बीडिंग, डायरेक्ट परचेस या L1 कंपैरिजन करते थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट परचेस का ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे बीड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बीड के ऊपर क्लिक करिए तो आगे प्रोसीड हो जाएगी, मतलब बीड की जो पब्लिशिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। जैसे देखो, बीड क्रिएशन या बीड पब्लिशिंग की जो प्रोसेस है वो इतने पार्ट से होके गुजरती है। पहला पार्ट होता है स्पेसिफिकेशन, दूसरा कंसाइनी डिटेल, तीसरा बीड डिटेल, फिर ईएमडी, फिर एमएससी एमआई का डॉक्यूमेंट होता है, टर्म्स कंडीशन के बाद फाइनल आपका जो वेरिफिकेशन कोड होता है उसके थ्रू वो टेंडर पब्लिश होगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन में आपको वो सारी चीजें एक बार देख लेनी है, सारी स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल आपको एडिशनल स्पेसिफिकेशन या पैरामीटर देने हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत बार क्या होता था कि काफी बायर ने वो कंप्लेंट की कि जो स्पेसिफिकेशन है वो मैच नहीं हो पाते, या जो भी इसमें फिल्टर दिखा है इसके अलावा भी उनको कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर या एक्स्ट्रा पैरामीटर या एक्स्ट्रा डिटेल उस प्रोडक्ट में उनको चाहिए, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पे यस करके आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिकेशन का नाम डाल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन की जो सारी डिटेल है तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारी कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर या एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ से उसको निकाल देता हूँ। चलो यहाँ पे नो किया मैंने। नो करके हम क्या करेंगे, उसको 7 प्रोसीड करेंगे। कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन को सबसे पहले सेव करके कंटिन्यू करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे देखो ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब स्पेसिफिकेशन की जो सारी प्रोसेस थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्पेसिफिकेशन के बाद 2 नंबर का पार्ट आता है ये कंसाइनी डिटेल का। तो कंसाइनी डिटेल में देखो व्यू ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। वो सारी चीज़ें आपकी कंसाइनी डिटेल और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ एडिट करना है कंसाइनी में तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। डिलीवरी डेज में कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। क्वांटिटी में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो ओके करेंगे, कंसाइनी सेव हो जाएगी। तो कंसाइनी सेव हो गई तो कंटिन्यू करना है आपको। तो इसके ऊपर भी देखो ग्रीन आ गया, तो स्पेसिफिकेशन और कंसाइनी डिटेल जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 3 नंबर का पार्ट है उसमें बीड डिटेल्स का हमारा। बीड डिटेल्स में आते हैं, सबसे पहले आपको देखो बीड ड्यूरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। कितने दिन का बीड पब्लिश करना है, मिनिमम 10 दिन का और मैक्सिमम आपको 45 डेज का बीड पब्लिश कर सकते हैं। बीड ड्यूरेशन मतलब जिस दिन से वो बीड पब्लिश होगा उसके 10 दिन तक का सप्लायर के पास, सेलर के पास समय होता है। उस समय के अंदर उनको क्या करना है, बीड जो है पब्लिश करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो बीड है वो 27 जो है तारीख तक रहेगा, शाम 4 बजे तक। ठीक है, इसका अगर टाइम यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 4 बजे की बजाय 5 बजे का ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी आपके हिसाब से जो भी टाइम आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 27 तारीख को शाम 5 बजे तक जो है बिडर उसमें बिड कर पाएंगे। 5 बजे के बाद वो उसमें बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर ओके करेंगे। बीड ओपनिंग डेट और टाइम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, मतलब जैसे कि 5 बजे उसकी लास्ट डेट थी 27 तारीख को, तो आधे घंटे के बाद जो बायर होता है वो बायर जो है वो उस बीड को ओपन कर सकता है।
5:30 बजे के बाद कभी भी ओपन कर सकता है। 5:30 बजे के बाद मतलब 27 तारीख को उसकी एंड डेट हो गई, तो 27 तारीख के बाद वो कभी भी ओपन कर सकता है। उसके पास बिड वैलिडिटी कितनी है डिपेंड करता है उसके ऊपर। मतलब मान लो कि हमने 180 दिन की जो है यहाँ पे बिड ऑफर वैलिडिटी सिलेक्ट की। बिड ऑफर वैलिडिटी 180 दिन की सिलेक्ट की और उसकी एंड डेट कितनी थी? 27 तारीख, 27 जून थी। तो क्या होता है कि 27 जून के बाद आप जो है, आप 27 जून के बाद आपके पास कितने दिन का समय है? 180 दिन का समय है। देखो ये 180 दिन का समय है, मतलब 180 दिन के अंदर आपको वो जो पूरी प्रोसेस होती है बिडिंग की, उसको खत्म करना है। तो ये आपके हिसाब से आप कितना भी रख सकते हैं। 180 रखना है तो आप 180 रख सकते हो, अदरवाइज 15 दिन रखना है तो 15 दिन का भी रख सकते हो। मेरे हिसाब से तो आप जितना भी मैक्सिमम है वो सिलेक्ट करके रखिए। बीच में कभी कभार टेंडर अटक भी जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है जब बीड जो है ओपन करने के लिए। टेक्निकल ओपन करने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल ओपन करने के लिए लेनी पड़ती है, या फाइनल वर्क ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते समय भी उनके सीनियर अथॉरिटी से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि अ, हर एक परमिशन के बीच में 4-5 दिन या 1-1 हफ्ते का उनको समय लगता है। तो आपने मान लो गलती से यहाँ पे 15 दिन सिलेक्ट किए और 15 दिन के अंदर ऊपर सीनियर अथॉरिटी ने अप्रूव ही नहीं दिया, तो फिर ये वैसे भी टेंडर कैंसल करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का ही समय है। 27 तारीख के बाद आपके पास 15 दिन का समय है, उसके अंदर वो सारी प्रोसेस पूरी करके किसी सप्लायर को आपको वर्क ऑर्डर जनरेट करनी है। तो इससे अंदर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये बिड कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम बायर को यही सजेस्ट करते हैं, जो भी मैक्सिमम है 180 दिन आप सिलेक्ट करिए, मोर देन सफिशिएंट समय होता है, उसके अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद का ऑप्शन है टाइप ऑफ बिड का। एक होता है सिंगल पैकेट और दूसरा होता है टू पैकेट। सिंगल पैकेट में टेक्निकल और फाइनेंशियल एक साथ ओपन हो जाता है, और टू पैकेट में पहले टेक्निकल ओपन हो जाता है और टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल ओपन हो जाता है। तो आपके हिसाब से अगर आपको आरए में उसको कंप्लीट करना है, रिवर्स ऑक्शन करना है उसका, तो आप टू पैकेट कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल पैकेट से भी जो है आपका काम चल जाएगा। तो सिंगल पैकेट करेंगे, एक साथ ही आपको सारे बिडर के नाम और रेट जो है एक साथ ही पता चलेंगे बायर को। सिंगल पैकेट करते हैं तो क्या होगा, सप्लायर के सारे सेलर के नाम और रेट एक साथ पता चलेंगे। टू पैकेट करते हैं तो सबसे पहले आपको सारे सप्लायर के नाम पता चलेंगे, नाम और डॉक्यूमेंट पता चलेंगे, और उसके बाद आपको रेट पता चलेंगे टू पैकेट में। बस इतना ही फर्क होता है। आप अपने हिसाब से सिंगल पैकेट चूज कर सकते हैं या तो टू पैकेट कर सकते हैं। आरए का ऑप्शन होता है, आरए का मतलब रिवर्स ऑक्शन। आपके जो भी कंपनी L1 आई है उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, बिडिंग के बाद में आपको एक बार और ऑप्शन मिल जाता है रेट अपडेट करने का, या जो भी रेट डाले हैं। तो आरए में क्या होता है कि जो करंट L1 शो हो रहा है उसके रेट पता चलते हैं आपको। जो बिड ओपन होने के बाद मान लो आपने रिवर्स ऑक्शन में यस किया है, तो इसमें क्या होता है कि जो करंट L1 पे जो कंपनी शो हो रही है उसके सारे रेट पता चलेंगे सप्लायर को, और वो फिर से उस रेट के नीचे आपको क्या होता है कि कोट कर सकते हैं। तो ये बहुत बार बायर के हिसाब से बहुत ईज़ी हो जाता है, इसलिए बहुत बार बायर लोग क्या करते हैं, उसको यस करते हैं। रेट मतलब टेंडर ओपन करने के बाद फिर से उसका आरए करेंगे और रेट घटाने की कोशिश करेंगे। इससे बायर का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो मान लो करंट L1 कोई कंपनी आ रही है 10 लाख में, तो बाकी लोगों का क्या होता है कि कोई उसमें से और एक सप्लायर आ सकता है जो उसी बीड को 9.5 लाख में दे सकता है। फिर तीसरा कोई आएगा, फिर वो 9 लाख में कर सकता है। तो रिवर्स ऑप्शन में क्या होता है कि वो अपने हिसाब से जो है रेट अपडेट करते जाते हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस चलती है, 2 दिन का उसका समय होता है, उसमें सारे सप्लायर आपके रेट जो है अपडेट करते हैं। मतलब रेट सारे घटा के उसको ये करते हैं। बस जब भी आप यस करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपको। एक होता है एलिमिनेट H1 बिडर और अलो 50% बिडर क्वालीफाई। 50% में क्या होता है, मान लो कि उसमें जो बिडर आए थे उसमें से 50% जो है वो आरए में क्वालीफाई होंगे। जैसे कि एक बिड में 10 लोग आए हैं तो 10 में से 5 लोग जो है वो जो कम रेट वाले 5 लोग हैं वो आरए में क्वालीफाई हो जाएंगे, और जो 5 जो बचेंगे एक्स्ट्रा जिनका हाई रेट है वो आरए में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो बीड की प्रोसेस से जो लास्ट के 5 वाले हैं जिनका हाई रेट है वो बीड की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। और बस ये एलिमिनेट H1 बिडर का जो सबसे हाई रेट वाला है
वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वो आरए में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जैसे 10 लोगों ने बिड में पार्टिसिपेट किया, जो 10 नंबर वाला होता है जिसने सबसे हाई रेट डाला है, वो वाला उस आरए की प्रोसेस से बाहर हो जाता है। वो पूरी बिड की जो प्रोसेस है उससे ही बाहर हो जाता है, क्योंकि सबसे हाई रेट है उसका, उसको एलिमिनेट हो जाता है, उसको बाहर होना पड़ता है। तो बाकी के जो 9 बचेंगे उनमें कंपटीशन होगा रिवर्स ऑक्शन का। और 50% का सेम, जैसे 50% क्वालिफाई होंगे तो जो हाई रेट वाले 50% है वो बाहर हो जाएंगे। जो बाहर होने के बाद जो बचेंगे 50%, उनमें से फिर एक बार कंपटीशन होगा, फिर एक बार वो रेट डाल सकते। तो ये बेसिकली आरए की प्रोसेस होती है। इसके ऊपर मैं कोई फिर से कोई लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारी डिटेल उसमें समझ आएंगे। फिलहाल तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद का होता है कि टेक्निकल क्लेरिफिकेशन का ड्यूरेशन आपको कितना रखना है। टेक्निकल क्लेरिफिकेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी सप्लायर को डिस्क्वालीफाई करते हो तो उसके पास कितना समय दोगे उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। देखो 2 से लेके 20 दिन का समय होता है। उसमें हमेशा मिनिमम सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है। मतलब कोई सप्लायर आया है और उस सप्लायर ने कुछ डॉक्यूमेंट डाले नहीं है, जैसे कि कम डाले हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको क्लियरिफिकेशन देंगे हम, 2 दिन का समय देंगे उसको। जैसे किसी सप्लायर ने खुद का जीएसटी ही नहीं अपलोड किया, जीएसटी और आईटीआर नहीं अपलोड किया, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको वहां से क्लियरिफिकेशन देंगे कि भाई तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तुम अपलोड करो। जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं या उनके मिसमैच है, जिन्होंने गलती से अपलोड करना भूल गए हैं, तो ये जो 2 दिन है वो वर्किंग डे काउंट किए जाएंगे। जो 48 आवर्स रहेंगे वो वर्किंग डे के रहेंगे, मतलब जो भी नेशनल हॉलीडे और संडे वगैरह की छुट्टी आएगी वो उसमें काउंट नहीं होगी। मतलब सैटरडे के दिन किसी को आप ये करते हो, क्लेरिफिकेशन का टाइम देते हो, तो सैटरडे का पूरा दिन और संडे का दिन उसमें काउंट नहीं होगा। आप मंडे के दिन उसको ये होता है, मतलब 48 आवर्स जो होते हैं वो वर्किंग डे के 48 आवर्स काउंट किए जाएंगे। जो भी नेशनल हॉलीडे वगैरह रहेगा वो काउंट नहीं होंगे। जैसे इसके बाद का देखो ये एस्टिमेट वैल्यू, जैसे मैंने कहा था कि जब ऐड टू कार्ट हुआ था प्रोडक्ट को, ये एस्टिमेट वैल्यू वगैरह इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो ये 9,03,750 दिख रहा है, तो इसको हम 15 लाख भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने ये 15 लाख कर दिया, तो ये एस्टिमेट वैल्यू हो गई 15 लाख की। तो आप अपने हिसाब से उसकी एस्टिमेट वैल्यू जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। बस ये एस्टिमेट वैल्यू जो है वो टेंडर नोटिस में आपको डिस्प्ले करनी है। अगर आप उसको यस करते हो तो ये 15 लाख की जो एस्टिमेट वैल्यू है वो टेंडर नोटिस में डिस्प्ले होगी। अगर नो करते हैं तो ये एस्टिमेट वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। ज़्यादातर बायर यहाँ पे नो ही कर देते हैं, क्योंकि कोई भी एस्टिमेट वैल्यू शो नहीं करता। क्योंकि बहुत बार सप्लायर क्या करते हैं कि मान लो 15 लाख की एस्टिमेट वैल्यू है तो ये 14,999 में, ऐसा मतलब 14,99,999 में उसको भर देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है बहुत बार, इसीलिए ज़्यादातर आप उसको नो करके रखिए। सप्लायर अपने हिसाब से जो बेस रेट होगा वो बेस रेट देगा। नीचे आईटीसी का ऑप्शन है, इनपुट टैक्स का और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर नो नो करिए। आरसीएम का रिवर्स चार्ज जो होता है उसमें चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादातर आप नो ही करके रखिए। नो करके आपको बस क्या करना है, उसको सेव करके आगे प्रोसीड करना है। देखो इसको मैंने नो कर दिया। और आपको ये बिडर टर्नओवर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, कितना टर्नओवर डालना है। टर्नओवर जो भी डालोगे वो लाख में रहेगा। ये टर्नओवर डालते समय बस एक चीज ध्यान रखिए, आपकी जो एस्टिमेट वैल्यू है उसके 50% का मिनिमम होना चाहिए टर्नओवर। एक मिनट मैं इसको नो कर देता हूँ। नो करने के बाद उसको सेव करना है आपको। देखो ये आरसीएम डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, मैं आपको ये समझा रहा था अभी कि ये जो बिडर एनुअल टर्नओवर है वो डालते समय आपको यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू पहले देखनी है। जैसे मेरी 15 लाख की एस्टिमेट वैल्यू है तो मैं जो टर्नओवर है तो 50% तक का टर्नओवर ले सकता हूँ। जैसे 15 लाख का 50% होता है 7.5 लाख, तो 7.5 लाख तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 लाख डालना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपीज का टर्नओवर आप अपने बिडर से या सप्लायर से मांग सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए, एस्टिमेट वैल्यू से 50% मांगना है। तो यहाँ पे अगर एस्टिमेट वैल्यू हमारी 20 लाख होती तो इसमें क्या होता कि हम 20 लाख का 50% यहाँ पे 10 लाख मांग सकते हैं। तो मान लो आपको बिडर से
20 लाख का टर्नओवर मांगना है तो आपको यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू जो है वो 40 लाख करनी पड़ेगी। तो आपको आपके हिसाब से जो है एस्टिमेट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको टर्नओवर डालना है। ठीक है, तो टर्नओवर डाल दिया हमने 10 लाख। इसके बाद आपको क्या मांग रहा है यहाँ पे, पास्ट एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस सप्लायर के पास होना चाहिए। 0 to 3 के बीच में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 साल का सप्लायर के पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। जो भी ओईएम का टर्नओवर है वो कितना आप डालना चाहिए, सेम रखिए, 10 लाख का रख देते हैं हम। ओईएम जो होता है उसके पास भी 10 लाख का जो है टर्नओवर होना चाहिए। इसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो परसेंटेज में काउंट होता है, कितने परसेंट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो हम डालते हैं 80% के आसपास उसका जो है उसके पास पास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम ये 5 क्वांटिटी का ई रिक्शा का बिड बना रहे हैं, तो इससे पहले जो सप्लायर सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास मिनिमम 80% के आसपास, मतलब जैसे 5 क्वांटिटी का ई रिक्शा का बिड है तो उनके पास कम से कम 4 ई रिक्शा उन्होंने इससे पहले किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट में सप्लाई की होनी चाहिए, उसका उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो परसेंटेज में काउंट किया जाता है क्वांटिटी बेस के ऊपर। जैसे मान लो कि 100 क्वांटिटी का कोई बीड है, तो 100 क्वांटिटी के बीड में मान लो आपने 50% पास्ट परफॉर्मेंस लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 क्वांटिटी का बीड पब्लिश हुआ है किसी भी कैटेगरी के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर 100 क्वांटिटी के अंदर 50% पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि 50%, मतलब 50 क्वांटिटी का इससे पहले उस सप्लायर ने कहीं ना कहीं उसका सप्लाई जो है वो दिया होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। उस परसेंटेज के हिसाब से वो क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। उसके लिए आप पास्ट परफॉर्मेंस के लिए आप वर्क ऑर्डर वगैरह आप वहाँ पे मांग सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट कोई सेलर से मंगाने हैं तो आप यहाँ पे यस करिए। यस करने के बाद नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, वो सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट ओपन हो जाती है। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस मंगाना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करिए। पास्ट परफॉर्मेंस मंगाना चाहते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस में। एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो वर्क ऑर्डर सारे देखे जाते हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वर्क ऑर्डर देखे जाते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस में भी वर्क ऑर्डर ही देखे जाते हैं, बस उसके अंदर वो क्वांटिटी देखी जाती है कि सच में उतनी क्वांटिटी का सप्लाई इससे पहले उस सप्लायर ने किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में किया है। बिडर टर्नओवर में आईटीआर होता है। टर्नओवर में आप बैलेंस शीट डाल सकते हैं। आईटीआर सप्लायर को टेंडर भरते समय आईटीआर डालना पड़ेगा। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट डालना पड़ेगा, या सीए सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एटीसी का एडिशनल टर्म्स कंडीशन बोलते हैं उसको। इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम एटीसी में देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसमें देखेंगे। उसके बाद ओईएम सर्टिफिकेट मंगाना है तो मांग सकते हैं। ओईएम टर्नओवर को सिलेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओईएम टर्नओवर हमने डाला है। अगर यहाँ पे नहीं डालते तो ये डॉक्यूमेंट नहीं सिलेक्ट किया तो भी चल जाता, लेकिन सिलेक्ट करिए, आप जितना हो सके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट किए। आपको लगता है इसके अकॉर्डिंग कोई सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। और बहुत बार बायर का यहाँ पे ये सवाल आता है कि इतने ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि, तो इसके अलावा भी आप डॉक्यूमेंट सप्लायर से मांग सकते हैं। ये तो हो गए मेन डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा ईटीसी के अंदर आप और भी डॉक्यूमेंट जो है मांग सकते हो। तो ये 6 डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करिए। तो आगे जाके हम देखते हैं कि आपको जो एमएससी है, मैन्युफैक्चरर्स होंगे सारे, तो उनके लिए आपको एग्जाम्पशन डालना है तो आप यस कर सकते हो। तो जो भी मैन्युफैक्चर है उनके लिए 2 चीज़ों का एग्जाम्पशन मिलेगा, एक पास्ट एक्सपीरियंस में और टर्नओवर में। तो जो भी मैन्युफैक्चर है, ओईएम है जेम के अंदर, जिनके पास ओईएम का डैशबोर्ड है, मैन्युफैक्चर प्लांट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो इनको यस करते हो। तो आपको इनमें से किस चीज़ के ऊपर टिक करना है, तो मैंने दोनों के ऊपर टिक किया। इसका मतलब जिनके पास मैन्युफैक्चरर है उनको एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा और टर्नओवर भी नहीं देना पड़ेगा, उनको एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी उसमें से। तो ज़्यादातर बायर की रिक्वायरमेंट वही होती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट और इस चीज़ों में किसी को छूट नहीं मिलेंगी, वो चाहे वो एमएससी वेरीफाइड सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, या तो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट भी है उनके पास, उनको भी छूट मिलती है। उनको भी आप यस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नो करिए। ज़्यादातर बायर नो कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि कोई स्टार्टअप के सर्टिफिकेट के बेस पे एक्सपीरियंस और इसमें एक छूट ले लेता है,
तो बाद में वो बायर को दिक्कत आती है कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है इसको, तो फिर इसके ऊपर कैसे उनको कैसे बीड अलाउड किया जाए, तो काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए ज़्यादातर सप्लायर नो नो करते हैं। किसी को यस करना है तो कर सकते हैं, ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। स्टार्टअप इंडिया को इन सारी चीज़ों में छूट मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल पब्लिक इसमें भी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन डालना है तो आप इसको यस कर सकते हैं, सीपीएससी के जो बिल्डर है इनके लिए। लेकिन यहाँ पे भी आप नो करिए, नो करके आप आगे प्रोसीड करिए। यहाँ पे एक लास्ट का ऑप्शन बचता है, वो है एक्सेल अपलोड का। कुछ एक्सेल आपको अपलोड करना है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, जैसे कोई कैलकुलेशन वगैरह एक्सेल में आपको डालना है, कोई फार्मूला डालना है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो हमें तो इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं डालना है, बस यहाँ पर नो करेंगे और सीधा हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो नो करके हमने क्या किया, उसको सेव किया। सेव करके अगले वाले इसके ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पे देखो बीट डिटेल्स का हाफ पार्ट था, उसके बाद हमें क्या होगा, ईएमडी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। ये देखो सर्वर का कोई इशू आ गया। चलो देखो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, आईडी जो है लॉग आउट हो गया हमारा। फिर से हमें लॉग इन करना पड़ेगा। ये लॉग आउट एक्चुअली इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही पेज के ऊपर हमने काफ़ी समय से टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा समय हमारा उस पेज में गया, उसकी वजह से क्या होता है, जो आईडी है लॉग आउट हो जाता है। तो फिर से हम बायर की आईडी को लॉगिन करेंगे। तो अभी देखो बीच में मान लो कभी भी, मान लो आपकी लाइट चली जाती है, या जब भी आप बीड पब्लिश होता है कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट चला जाता है, या ऐसी बीड आती है, बीच में जो बीड जो है वो खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बीड्स में जाना है, लिस्ट ऑफ बीड्स में जाना है। बीड्स में जाके लिस्ट ऑफ बीड्स में जाना है। यहाँ पे देखो ड्राफ्ट में आपको वो जो बीड है वो मिलेगा, ड्राफ्ट बीड में आपको वो बीड मिलेगा। देखो ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, थोड़ा सर्वर की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, चाहे तो थोड़ा वीडियो में पॉज कर देता हूँ। तो देखिए थोड़ा इंटरनेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था। तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे सेव की है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो ओईएम का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना भूल गए। इसके बाद सेव करके आगे प्रोसीड करना है। तो सेव करने के बाद आगे प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे ये बीट डिटेल्स का जो पार्ट था, वो मेन पार्ट था हमारा इसका, वो कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर ग्रीन टिक आ गई। आगे देखो ईएमडी अगर आपको कुछ रखनी है तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो। अगर रखनी है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी एडवाइजरी बैंक होगी वो सिलेक्ट करनी है, और जो भी ईएमडी की अमाउंट होगी वो सिलेक्ट करनी है। बस यहाँ पे एडवाइजरी बैंक सिलेक्ट नहीं हो रही है। हाँ चलो, जो भी आपकी बैंक है वो बस एडवाइजरी बैंक रहेगी, वो आपको यहाँ पे ईएमडी सिलेक्ट करनी है। फिलहाल के केस में हम ईएमडी जो है वो नो करेंगे। और ये जो ईपीबीजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस, ये जो सिक्योर बीजी होती है, बैंक गारंटी, वो अगर रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। कितने परसेंट रखना है उसके हिसाब से आप वो बैंक गारंटी जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सारी डिटेल वगैरह सबमिट करके आप ईपीबीजी जो है वो भी ले सकते हैं। नहीं करनी है तो डायरेक्ट आप नो करके आगे प्रोसीड जो है कर सकते हैं। इसके बाद सेव करिए, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा हमारा ईएमडी एंड सिक्योरिटी का जो डिपॉजिट का है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है कि पार्ट क्वांटिटी बिडिंग अलाउड। तो पार्ट क्वांटिटी का अगर यस करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। तो पार्ट क्वांटिटी का मतलब कितना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो बिड कर पाएगा। जैसे 5 क्वांटिटी का बिड है, तो कोई सप्लायर ऐसा भी हो सकता है जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ 5 ई रिक्शा जो है वो सप्लाई करे। तो उसके लिए वो जो पार्ट क्वांटिटी होती है उसके ऊपर अगर आप यस करते हो तो आपके वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया कि भाई कोई जिसके पास एक रिक्शा है वो भी सप्लाई कर सकता है, जिसके पास 2 रिक्शा है तो वो भी सप्लाई कर सकता है। तो उनके हिसाब से जिनके पास जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से वो सप्लाई दे सकता है। ये 5 क्वांटिटी है ठीक है, लेकिन अगर हमें मान लो कि 1000 ई रिक्शा चाहिए,
तो उस केस में पार्ट क्वांटिटी को यस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा सप्लायर नहीं मिल पाएगा कि एक साथ 1000 ई रिक्शा वो खड़ी कर सके। और बायर की रिक्वायरमेंट है कि भाई 20 दिन के अंदर मुझे 1000 ई रिक्शा चाहिए, तो एक सप्लायर से वो फुलफिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादातर, फिर यहाँ पे यस करके पार्ट क्वांटिटी जो है इसके हिसाब से वो बिडिंग कर सकता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो बिड कर पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग का, मतलब एक ही टेंडर के अंदर स्प्लिटिंग में यस करके आप जो है ये कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। एक ही बिड को क्या कर सकते हो आप, स्प्लिट कर सकते हो। कितने लोगों में स्प्लिट, मतलब ये 5 क्वांटिटी का बिड है, तो हम क्या करेंगे, 2 लोगों में उसको स्प्लिट करेंगे। तो 2 लोगों में स्प्लिट कैसे करेंगे, एक को 3 क्वांटिटी देंगे और दूसरे को 1 क्वांटिटी देंगे, सॉरी 2 क्वांटिटी देंगे दूसरे को। तो इसके हिसाब से जो है हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, बायर को ज़्यादातर कोई स्प्लिटिंग को यस नहीं करता, क्योंकि सप्लायर को 2-2 लोगों को मैनेज करना पड़ता है। 2 लोगों का फॉलोअप लेना, 2 लोगों से डिलीवरी कलेक्ट करना, तो ये जो जो भी कंसाइनी है उनको बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो ये कभी भी पार्ट क्वांटिटी और ये जो स्प्लिटिंग है इसको हमेशा नो कर दीजिए। अगर क्वांटिटी थोड़ी हद से ज़्यादा है और कम समय में वो क्वांटिटी उनको चाहिए, तो एक सप्लायर के पास वो क्वांटिटी होती नहीं है उतनी सारी, उसकी वजह से जो है ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्प्लिटिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, स्प्लिटिंग करना है तो भी आपको किसी को ये करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं। एक ही टेंडर 2 लोगों को वो सप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत आती है कि L1 की जो प्राइस है वो मैच करनी पड़ती है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि करंट L1 में ₹100 का L1 आ गया, करंट L1 जो सबसे कम है, और L2 जो है वो ₹110 का है। और L1 और L2 में उस बिड को स्प्लिट करना है, तो L2 को क्या करना पड़ेगा, L1 की प्राइस मैच करनी पड़ेगी। मतलब L2 की जो ₹110 की प्राइस है, उसको L2 को भी क्या करना पड़ेगा, ₹100 में ही वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर वो L1 की प्राइस मैच करता है, बायर प्राइस मैच की रिक्वेस्ट भेजेगा सेलर को, फिर वो सेलर अगर उसको प्राइस को मैच करता है, तो L1 L2 दोनों की प्राइस मैच हो जाएगी और उनको बायर अपने हिसाब से स्प्लिट कर पाएगा। तो ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे बीड स्प्लिटिंग के ऊपर। तो आगे देखते हैं, देखो आगे का पार्ट है यहाँ पे एमआई का, मेक इन इंडिया का। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगी कि रिजर्व फॉर एमआई क्लास 1 लोकल सप्लाई, और यहाँ पे क्या है कि परचेस प्रेफरेंस ईएमआई, मतलब 2 ऑप्शन है। आप ईएमआई को रिजर्व भी कर सकते हैं उनके लिए भी, और परचेस प्रेफरेंस को भी यस कर सकते हैं। तो जो भी है आपके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करिए। सबसे पहले आप यहाँ पे व्यू लोकल कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक करके इसको क्या करिए, सबसे पहले क्लास 1 और क्लास 2 का जो ये होता है उसको सबमिट करिए। सबमिट के बाद देखो, मान लो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को एक को यस करना पड़ता है। आप मान लो इसको यस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नीचे का नो हो जाएगा, अगर इसको यस करते हैं तो ऊपर का नो हो जाएगा। मतलब एक ही समय में आप रिजर्व भी नहीं कर सकते और परचेस प्रेफरेंस, दोनों ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली रिजर्व रखेंगे, बीट जो है मेक इन इंडिया जो के सारे सप्लायर हैं उनके लिए रिजर्व रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट मेक इन इंडिया पे नहीं है या किसी अदर कंट्री से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आता है, तो वो वाले जो जैसे फॉर एग्जांपल चाइना वगैरह के प्रोडक्ट है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे करना है तो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व रखेंगे मेक इन इंडिया को, इंडिया वाले जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेम ऑप्शन नीचे भी है, रिजर्व फॉर एमएससी ओईएम्स। यहाँ पे देखो एमएससी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चर जो भी है उनके लिए अगर रिजर्व करना है तो आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। अब जैसे ही मैन्युफैक्चर को रिजर्व करते हैं तो यस करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रीसेलर या सप्लायर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि तो कुछ चुनिंदा ही मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हमेशा नो करने को सलाह देते हैं, क्योंकि आप इसको यस करोगे तो सिर्फ मैन्युफैक्चर ही आएंगे, रीसेलर को उसमें पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलेगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाती आगे जाके बीड में। तो इसीलिए क्या करिए, नो रखिए, ना किसी को परचेस प्रेफरेंस दे दीजिए और ना किसी के लिए रिजर्व रखिए। जो मैन्युफैक्चरर है दोनों को नो नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, किसी को परचेस प्रेफरेंस देना है तो वो भी दे सकते हैं।
तो ठीक है, दोनों को नो नो करेंगे हम। तो नो नो करने के बाद नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। तो हमारा ये स्प्लिटिंग और इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पे 3 नंबर लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो टर्म्स एंड कंडीशन में इतने सारे टर्म्स कंडीशन आपके सामने दिखेंगे। स्कोप ऑफ सप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो सप्लाई के सारे स्कोप ऑफ जो है वो सारी चीजें दिखेगी। टर्नओवर के ऊपर क्लिक करते हो तो बिडर के जो सारे टर्नओवर है उसके ऊपर आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि भाई ये वाला हमें क्लॉज डालना चाहिए बिड के अंदर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो इतने सारे आपको जो है टर्म्स कंडीशन यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप क्लिक करके हर एक के ऊपर आप देख लीजिए कौन सा आपको सुटेबल होता है। आपको लगता है ये वाला अच्छा है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो पेमेंट टर्म्स कंडीशन भी कुछ दिए हैं, तो उसके ऊपर भी आप कुछ क्लॉज उसके अंदर है तो वो डाल सकते हैं। सबसे मेन पार्ट होता है उसके अंदर एटीसी का। देखो यहाँ पे बायर एडिड एटीसी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन होता है। दो पार्ट में आप एटीसी अपलोड कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बेस, मतलब आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स कंडीशन डालने हैं, या तो कोई वर्ड फाइल जो है वो बना के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगता है। बहुत बार बायर क्या होता है वर्ड फाइल में सारे टर्म्स कंडीशन जो है एक के नीचे एक करके डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखता है। तो आप यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड नंबर का ऑप्शन अपलोड एटीसी डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट करिए। अदरवाइज नहीं है आपके पास मैनुअली दो चार टर्म्स कंडीशन डालने हैं आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप मैनुअली डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली कुछ टर्म्स कंडीशन डालेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टर्म्स कंडीशन का ऑप्शन दिखता है आपको। तो क्या टर्म्स कंडीशन डालोगे आप? उसमें डालोगे कि भाई आपके पास एमएसएमई होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जीएसटी होना चाहिए। कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे मान लो कि आईटीआर होना चाहिए और वो भी 3 इयर्स का होना चाहिए। तो वो आपके हिसाब से जो भी कुछ डालना है आपको डाल सकते हैं। इतने सारे प्री बिड मीटिंग की डालनी है तो प्री बिड मीटिंग के ऑप्शन आप डाल सकते हो। और सैंपल का डाल सकते हो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट या बीड आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आपको सैंपल चाहिए सबसे पहले। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। और डालने के बाद बस नीचे क्या करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस क्लॉज को जो है सेव करना है, ओके करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सारा। सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट के बाद कुछ टर्म्स कंडीशन आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करिए। तो वो क्लॉज जो है वो पूरा जो है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री इसके ऊपर टिक के ऊपर टिक करना है और ओके करना है। पब्लिश करने से पहले या जनरेट की करने से पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है वो बिड डॉक्यूमेंट का। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके एक बार वो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो देख लीजिए कि सही से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट डाले हैं क्या, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन मिसमैच हुआ है क्या, आपके कंसाइनिंग सही है क्या, जो टर्म्स कंडीशन डाले आपने ईटीसी के अंदर वो सही है क्या। बेसिकली सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी है आपको फिर से एक बार। और यहाँ पे बस जनरेट की के ऊपर जो है क्लिक करना है। जनरेट की के ऊपर क्लिक करके आपकी जो है जनरेट की सक्सेसफुली हो जाएगी। और सबसे लास्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड का। उससे पहले एग्री टर्म्स कंडीशन करेंगे हम। एग्री टर्म्स कंडीशन के बाद क्या होगा, आपका जो भी वेरिफिकेशन कोड है वो आप वहाँ पे डालने के बाद जो आपका जो बीड है वो पब्लिश हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस थी बीड पब्लिश करने के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन कोड डाल के उस बीड को जो है पब्लिश कर सकते हो। तो कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज आता है तो आप डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।